2009 का इम्प्लीमेंट पूरे देश में शुरू हुआ, तो उसी आधार पर इस देश में 2014 तक 11,70,601 स्कूल खोले गए। मगर आज वर्तमान 2024 की रिपोर्ट बता रही है कि जो 11 लाख स्कूल 70,601 स्कूल थे, वो स्कूल घट करके 10,17,607 हो गए। यानी 90,000 स्कूल सरकार ने बंद कर दिया। जिस नरेंद्र मोदी ने ईवीएम के नाजायज तरीके से दुरुपयोग करके चुनाव जीत करके हमारे युवाओं को बरगलाया और कहा कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, जिसने कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे, हम शिक्षा देंगे, उसी के कार्यकाल में 2 करोड़ नौकरी देने वाली सरकार 1.5 करोड़ नौकरियां समाप्त कर दिया। और इस देश में 90,000 स्कूल बंद कर दिया। मान लो एक स्कूल में 3 टीचर अगर होते हैं तो 3 टीचर का मतलब 2,70,000 अध्यापक हो। 2,70,000 देश के अध्यापकों की नियुक्ति खत्म कर दिया। हमारे नौजवान पढ़ाई करते हैं, बीएड करते हैं, टेट करते हैं, डीएलएड करते हैं कि उनको प्राइमरी पाठशाला या मराठी शाला में उनको शिक्षा के तहत उनको नौकरी मिलेगा। मगर अगर 18,000 शाला को इस सरकार ने, आपकी जो ये सरकार है महाराष्ट्र की सरकार 18,000 अगर बंद कर दिया, तो हमें अभी साथियों ने बताया कि जो शाला है वो बेसिकली 1 से 7 तक का है। यही ना, 1 से 7 तक है। 1 से 7 तक का मतलब हर एक क्लास में एक अध्यापक, अर्थात अगर 18,000 विद्यालय है तो 1,44,000 आपके अध्यापक होते। और 1,44,000 अध्यापकों में चलो भारत सरकार के अनुसार 50% रिजर्वेशन है, तो 50% SC ST OBC का आदमी नौकरी करता, टीचर होता। अगर वही 18,000 को इन्होंने खत्म कर दिया तो किसने, अभी पूछा साथियों से, तो साथियों ने कहा कि हर एक शाला में केवल मात्र 3 से 4 ही अध्यापक थे। यही सच्चाई यही है। और जिसमें 7 होना चाहिए था, उस शाला में केवल 3 से 4 अध्यापक नियुक्ति की गई थी और उसको मर्ज कर दिया या बंद कर दिया, तो सोचो 54,000 नौकरियां समाप्त हो। 54,000 नौकरियां 18,000 केवल विद्यालय बंद करने से समाप्त हो गई। जिस शाला में 1,44,000 नौकरियां मिलती, उस शाला में देने के बजाय 54,000 समाप्त कर दिया। और उस शाला का प्रिंसिपल भी होगा। प्रिंसिपल जब बंद करेगा, बंद हो जाएगा, तो प्रिंसिपल की ड्यूटी दूसरे विद्यालय में लगेगी। तो जो प्रिंसिपल होगा वो दूसरे विद्यालय में सहायक अध्यापक हो जाएगा, असिस्टेंट टीचर हो जाएगा। यानी उसकी बेइज्जती सरकार कर रही है। अब सोचो, जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल जाकर के दूसरे विद्यालय में मर्ज होकर के, अगर नौकरी रिटायरमेंट नहीं हुआ है तो दूसरे विद्यालय में जाकर के वो टीचर क्या हो जाएगा, असिस्टेंट हो जाएगा। कितनी बेइज्जती हो रही। दुनिया में लोग प्रमोट करते हैं, दुनिया के विद्यालय में भारत सरकार के अपेक्षा बहुत कई गुना 10 गुना खर्च करती है। भारत सरकार अपने पूरे बजट का केवल 2% खर्च करता है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा भारत सरकार ने कि हम 6% GDP का खर्च करेंगे, मगर अभी 2% खर्च कर रहा है। वो सोचो, आपके साथ पूरा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, मंदिर में, अयोध्या के मंदिर में। अभी ये बिहार में सीता की मंदिर बनाने में लगा हुआ 8,888 करोड़ रुपया सैंक्शन हो रहा है। आपके शाला को बंद करके भारत सरकार इस देश में एक काम बहुत बृहद रूप से कर रही है। आपकी शाला बंद करके मधुशाला खोल रही है। आपके भी गांव में हर 1 किलोमीटर
वही विद्यालय की जगह से कंपोजिट दारू के ठीके बन रहे हैं। अरे सही कि नहीं है? पूरे देश दुनिया में ये प्रोजेक्ट चल रहा है और ये प्रोजेक्ट के तहत आज के नौजवानों को जो शिक्षा से शेरनी का दूध है गुर्राता, वो शिक्षा से इनको खत्म कर दिया जा रहा है अशिक्षित करके। और कहाँ जाएंगे जब ये टेंशन में रहेंगे? तो टेंशन में जब आदमी होता है तो टेंशन फ्री होना चाहता है। टेंशन फ्री के लिए वो शाला की जगह जाएगा। कहाँ? मधुशाला। उसका बेटा प्राइमरी शाला के बजाय वो मधुशाला जाएगा और जब वो मधुशाला जाएगा और दारू पी के टुल रहेगा और आपका बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया जाएगा। अभी साथियों ने बताया कि 18,000 शाला में शायद भोजन की भी व्यवस्था चलती है, यानी एक शाला में 2 रसोइयां भी होती है। रसोइयां है ना, रसोइयां होती है। और सोचो 18,000 अगर मर्ज किया तो 18 दूनी 36,000 रसोइया की नौकरी समाप्त हो गई। रसोइया कौन है? क्या ब्राह्मण का परिवार है? रसोइया हमारे बहन बेटी के लोग हैं। रसोइया जो खाना बनाती है वो एक रसोइया के ऊपर 2 बच्चे मिनिमम मान लो, एक पति यानी खुद 4 लोग एक रसोइया के कमाने से खाती है और 4 लोग प्रभावित हुए। एक रसोइया गई तो उसका 4 परिवार भी गया। इसका मतलब ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये केवल शिक्षा बंद करने का मामला नहीं है। इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें कहा शिक्षा वो शेरनी की दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि साला ये तो वास्तव में पी करके गुर्रा रहे हैं। और एक डॉक्टर अम्बेडकर ने पी के आया तो उसने संविधान बना दिया। अगर और डॉक्टर अम्बेडकर से पैदा हो गए, उनके लाल पैदा हो गए, तो वो जो संविधान है वो अक्षर सा पालन करवा देंगे। और जब अक्षर सा पालन हो जाएगा तो ये ब्राह्मण यहाँ टिकने वाला नहीं है। इसको फिर विदेश भागने का वीजा खोजना पड़ेगा। इसलिए उनको ये पता है, लेकिन हमारे लोगों को ये जानकारी नहीं है। साथियों, अभी राजस्थान में झालवाड़ा में स्कूल गिर गया। हम लोग सोच रहे एक स्कूल गिरा, अभी दूसरा स्कूल जयपुर में भी गिरा। भारत में, पूरे भारत में 10 लाख स्कूलों में से 54,000 स्कूल जो जर्जर है, जो बिल्डिंग गिरने के कगार पर है, वो बिल्डिंग गिरने के कगार पर है जो भारत सरकार के रजिस्टर्ड में है, जो भारत सरकार को कहा गया कि ये बिल्डिंग गिरने वाली है। कुछ ऐसी भी बिल्डिंगें हैं जिसको एजुकेशन विभाग के लोग उसको दर्ज नहीं कर रहे। यार सोचो, अगर 54,000 विद्यालय इस देश में गिर जाएंगे, एक विद्यालय में 100 विद्यार्थी भी अगर पढ़ते हैं तो बताओ कितने नरसंहार इस देश में पैदा किया जाए। इसके बाद भी राजस्थान का निर्लज्ज मंत्री कह रहा है कि हमारे घर की कोई बिल्डिंग है कि हम अपने घर से पैसा दें। अरे ऐसे राजस्थान के ऐसे मंत्रियों को मैं चेतावनी यही इस रैली के माध्यम से देना चाहता हूँ। अभी तो मैंने 2 राज्यों में ये महारैली निकाली, अगली हमारा टारगेट राजस्थान में है। और तुम्हें हम देखते हैं, अगर तुमने वो जर्जर मकानों को सही नहीं किया और समय रहते नहीं किया तो तुम्हें विधानसभा से बाहर ला करके तुम्हें जर्जर कर दिया जाएगा। ये भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के लोग, ये भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के लोग सामान्य लोग नहीं है। ये भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के लोग सामान्य नहीं है। वो बीजेपी के लोगों से समझ जानना चाहिए। उनका जो आका नरेंद्र मोदी है, वो नरेंद्र मोदी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री बनने के बाद 2015 में हम लोगों ने रोहित वेमुला के मुद्दे पर इसी नरेंद्र मोदी को, जो दुनिया के लोग मानते थे कि ये बहुत प्रभावशाली शक्तिशाली प्रधानमंत्री है, उसी प्रधानमंत्री को हम लोगों ने काला झंडा दिखाया था। वो दिन था 22 फरवरी 2015 का दिन। पहला हम लोगों ने काला झंडा बनारस में दिखाया था उस नरेंद्र मोदी के। तो नरेंद्र मोदी आज भी बनारस में आता है तो हमारे कार्यकर्ताओं के पास पहुंच जाता है। कोई कार्यक्रम आपके पास तो नहीं है? इतना डर बना हुआ है उनको।
उनको पता है, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को छू नहीं पाते हैं। साथियों, ये इतने हालत खराब है, इस देश में 10 लाख विद्यालयों में से 10% विद्यालय ऐसे हैं जहां बिजली कनेक्शन नहीं। इस देश में 50% ऐसे विद्यालय हैं जहां कंप्यूटर नहीं है। इस देश में 10 लाख विद्यालयों में 50% यानी 5 लाख विद्यालय है जहां साइंस का लैब नहीं है। इस देश में 10 लाख विद्यालय में 50% ऐसे विद्यालय है जहां पर शौचालय नहीं है। और ये देश कहा जा रहा है कि हम विश्व गुरु बनाए। 2014 में नरेंद्र मोदी के औलादों ने कहा कि हम इस देश को विश्व गुरु बनाएंगे। अभी कल मोहन भागवत उसका पिता ने कहा नहीं, विश्व गुरु नहीं, अभी हम शक्तिशाली भारत बनाएंगे। यही ना कहा, अभी विश्व गुरु नहीं बनाएगा। वो जान गया है कि हमारी विश्व गुरु में ठीकरी हो रही है। इसलिए साथियों, इस देश में बहुत तेजी से निजीकरण किया जाए। निजीकरण के एजुकेशन के न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जब लाई गई, उस एजुकेशन पॉलिसी में 2035 तक भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम सभी विश्वविद्यालय और सभी एजुकेशन संस्थानों को हम ऑटोनॉमस घोषित करेंगे। ऑटोनॉमस का मतलब ये है कि वो विद्यालय जो सरकारी के खर्चे पे चलेंगे, वो सरकार अब खर्चा दे करके नहीं चलाएगा, वो खुद विद्यालय स्वतः अपना खर्चा निकालेगा। जब विद्यालय, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी स्वतः भी खर्च निकालेंगी तो फीस वृद्धि हो जाएगी। जो ग्रेजुएशन आप 5,000 से 10,000 के बीच में बीए और बीएससी कर लोगे, वही ग्रेजुएशन आपको लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा। ये हालात होने वाली इस देश में है। इसलिए हम अपने नौजवानों से, विद्यार्थियों से इस रैली के माध्यम से ये आगाह करना चाहते हैं कि अभी जाग जाओ। जो कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हो, अभी जाग जाओ, अवसर है, बचा लो। नहीं तो ये दुश्मन जो है, ये तुम्हारी कई नस्लें समाप्त करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। और ये नस्लें जो समाप्त करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, साथियों, इस बार अगर हमने आंदोलन सफल नहीं किया तो आने वाले समय में बहुत बड़ा हम लोग हजारों साल तक की गुलामी झेल सकते हैं। इसलिए ये आंदोलन नहीं है, ये आजादी की लड़ाई है। ये आजादी की लड़ाई के लिए साथियों खून भी मांगता है। मगर आप लोगों ने यहाँ पर बारिश में भी अपने आप को ये साबित कर दिया कि हम हर परिस्थिति में लड़ने के लिए तैयार है। ये आपके जज्बे का हम सलाम करते हैं। आप लोगों ने बहुत बड़ा ये काम किया। नहीं तो हमारे लोग तो थोड़ी सी भी वर्षा होती है तो छांव ढूंढने लगते हैं, मगर ये कार्यकर्ताओं का ये जनसैलाब जो उमड़ा, ये बहुत काबिले तारीफ है। और ये दुनिया में नहीं, पूरे भारत में ये बहुत बड़ा मैसेज आप लोगों के द्वारा गया। साथियों, एक अंतिम अपील आप लोगों से करना चाहते हैं। हमने 18 मांगे, 15 मांगे इस अभी ज्ञापन हमने सौंप करके आया है कि 15 मांगे अगर हमारी पूरी नहीं होती है भारत सरकार के द्वारा, इस राज्य सरकार के द्वारा, तो हम इनको कहते हैं अगर 2 महीने के अंदर अगर ये पूरा नहीं होता है, हम इनको टाइम देते हैं। अगर 2 महीने के अंदर ये पूरा नहीं करते हैं हमारी मांगों को, 15 मांगों को, तो आने वाले समय में जो हमारी वोटों से भले ईवीएम के नाजायज औलाद पैदा हुए हैं, मगर हमारी वोटों से जो चुन करके गए हुए संसद विधायक है, इन विधायकों के घर पर हम मोर्चा लेके जाएंगे। पहला आंदोलन होगा, इन विधायकों के घर पर हम मोर्चा लेके जाएंगे। अगर इसके बाद भी हमारी मांगे नहीं पूरी की जाती है तो अभी हमने एक जिले में ये राज्य रैली निकाली है, आने वाले समय में हम इसका कई गुना 10 गुना तैयारी करेंगे और लाखों लोगों की संख्या लेकर के हम इस राज्य के विधानसभा को घेरने का काम करेंगे। विधानसभा में जो बैठे हुए जो कानून, जब ये हमारी बात नहीं सुन सकते तो हम इनके कान में जा करके सुनाने के लिए तैयारी करेंगे। इसलिए ये तैयारी करने के लिए आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि ये केवल आंदोलन यहीं पर रुकना नहीं चाहिए। अभी यहाँ से जाने के बाद जैसे भारत सरकार ने एक अभियान चलाया, सर्व शिक्षा अभियान चलाया ना,
सर्व शिक्षा अभियान 2009 के अकॉर्डिंग RTE एक्ट के तहत। तो आप भी एक अभियान चलाओ पूरे गांव में। क्या अभियान चलाओ? शिक्षा बचाओ अभियान। और शिक्षा बचाओ अभियान के अंतर्गत, स्कूल बचाओ अभियान के अंतर्गत आप गांव गांव जाओ, गांव गांव में कमेटी बनाओ। अगर गांव गांव में आप इकट्ठा करते हो, अगर महाराष्ट्र के हर गांव में ऐसे नौजवानों विद्यार्थियों को इकट्ठा किया जाए तो इस महाराष्ट्र में बहुत बड़ी तादाद शक्ति निर्माण हो सकती है। अगर ये महाराष्ट्र में बहुत बड़ी तादाद शक्ति निर्माण हो सकती है तो हम लोग विधानसभा घेर सकते हैं। अगर इतना काम आप करोगे, यहीं पर मत रुकना। यहाँ से जाते ही, यहाँ से जैसे ही घर से गए और घर पहुंचे, अगले ही दिन से जहाँ जहाँ साला बंद हो रहा है वहाँ के टीचरों से मिलो और उन टीचरों से कहो आपकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आपकी नौकरी खतरे में है। BEd BTC वालों से मिलो, जो BEd BTC कर चुके नौजवान छात्र हैं, जिनको नौकरी की तलाश में है, 10,000 नौकरी करने के लिए मजबूर है। यहाँ तक कि PhD किए हुए लोग चपरासी बनने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो ऐसे नौजवान को तैयार करो। अगर ऐसे नौजवान को हम इस राज्य में 1 लाख नौजवानों को तैयार करने में कामयाब हो गए तो आप सोचो कितना बड़ा आंदोलन हमारा खड़ा हो जाए। यही आंदोलन हमें खड़ा करना है। तो अगर हमने ये आंदोलन खड़ा कर दिया, अभी हम राज्यवार कर रहे हैं, अगला हमारा राजस्थान मध्य प्रदेश में हम शुरू करेंगे, इसके बाद पूरे देश के राज्यों में इस तरीके से निकालेंगे। फिर इसके बाद भी सरकार नहीं मानती है तो चलो दिल्ली की ओर भी हम लोग चलेंगे, दिल्ली की ओर भी चलेंगे। और दिल्ली में भी जो बैठी हुई सरकार है, जो नींद में सोई हुई सरकार है, EVM की नाजायज चुनी हुई सरकार है, उसको सबक सिखाने के लिए हम लोग जाएंगे। क्योंकि हम बाबा साहब अम्बेडकर के जायज औलाद है। तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, उस संविधान को अक्षर से पालन कराने के लिए अपनी जान की कुर्बानी लगाना पड़ेगा, तभी ये अक्षर सा पालन होगा। जिस दिन संविधान अक्षर सा पालन हो गया, उस दिन इस देश के आप हुक्मरान बन जाओगे, राजा बन जाओगे। इस देश में प्रतिनिधित्व आपको मिल जाएगा, हर जगह आपके लोग हो जाएंगे, आपकी आबादी बढ़ जाएगी, आपके लोग नौकरियों में बढ़ जाएंगे, आपके अंदर लाचारी, भुखमरी, गरीबी समाप्त होने लगेगी। जब समाप्त होने लगेगी तब इस देश के हुक्मरान बनने की लाइन में हो जाओगे। जब हुक्मरान बन जाओगे तो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा हो जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर का यही सपना था। 1948 में बाबा साहब अम्बेडकर ने यही कहा, लिख लो अपनी दीवारों पर तुम शासन करती जमात हो। उस समय कहा जिस समय हमारे लोगों के पास पक्के मकान नहीं थे, दीवार नहीं थे, छप्पर थे। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा लिख लो अपनी दीवारों पर तुम शासन करती जमात हो। तो साथियों, आप वास्तव में शासन करती जमात के औलाद हो। आप लोग अगर जमात बनना चाहते हो तो यहाँ से घर से जाने के बाद जो हमने बताया कि हर साल आप जहाँ जहाँ बंद हो रहे हैं और जहाँ नहीं बंद हो रहे हैं उनको भी बचाने के लिए हर विद्यालय के गांव में आप जाओ और गांव में संगठन बनाओ, विद्यार्थियों का संगठन यूनिट बनाओ, बेरोजगारों का संगठन यूनिट बनाओ। अगर ये बनाने में आप लोग कामयाब होंगे तो हम इससे कई 10 गुना अगली हम आंदोलन करने में कामयाब हो जाएंगे। तब इससे 10 गुना आंदोलन करने में कामयाब हो जाएंगे। अभी कलेक्टर आपके यहाँ ज्ञापन नहीं लेने आ रहा, जब आप 10 गुना हो जाएंगे तो आप यहाँ दौड़ करके आएगा कि दे दो। अभी गुरूर में नहीं लेगा, अभी कह रहा हमें नहीं मतलब है। तो जब आपकी आबादी 10 गुना बन जाएगी आंदोलन में तो वही आकर के आपको यह ज्ञापन लेने का काम करे। इसलिए साथियों, ये आंदोलन और तेजी से बढ़ाना चाहिए। आप लोगों से अनुरोध है कि आंदोलन बढ़ाने के लिए जो आप लोगों को हमने बताया कि आप निरंतर समाज में जाइए, गांव में जाइए, स्कूलों में, विद्यालयों में संगठन खड़ा करिए, बेरोजगारों को इकट्ठा करिए, उनकी नौकरी खतरे में ये समझाइए। ये बात, सारी बातें अगर आप समझाते हैं
तो बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग अपने दम पर कर सकते हैं। एक दिन महाराष्ट्र भी बंद कर सकते हैं, इतनी बड़ी ताकत हम निर्माण कर सकते हैं। ये कर लिया तो जो आंदोलन आज कर रहा होता है वो भविष्य में राजा बन जाता है, वो भविष्य में शासक बन जाता है। आपने असम का एक छात्र नेता था, वो छात्र स्टूडेंट बनाया, यूनियन बनाया, और वो लड़ते लड़ते बाद में कुछ दिन समय के बाद वहां का मुख्यमंत्री बन गया। आपके जितने भी नेता है उनका हिस्ट्री बैकग्राउंड देखो, सब छात्र नेता थे और छात्र आंदोलन करते करते आज मुख्यमंत्री बन गए। तो आप भी इस देश के शासक बन जाओगे अगर ये आंदोलन निरंतर करते गए। इसलिए साथियों, ये पाठशाला बचाने के साथ साथ आपके आने वाले भविष्य बचाने का मामला है, आपके आने वाली पीढ़ी बचाने का मामला है। हम कमाई किस लिए करते हैं? हम कमाई अपना बाप, हमारा पिता इसलिए करता है कि हमारा बच्चे का भविष्य सुनहरा उज्जवल हो, मगर सरकार हमारे बच्चों का भविष्य कर्ज में डालने का काम कर रहा है। इस कमाई से क्या फायदा? इसलिए हमें अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य बचाने के लिए निरंतर गांव में जाना होगा, और निरंतर गांव में अगर हम लोग जाने में सफल होते हैं तो बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग खड़ा कर सकते हैं। अंतिम बात ये अपील करना चाहते हैं साथियों, यहाँ से सभी साथी शांति पूर्वक अपने अपने घर की तरफ जाएंगे। किसी भी तरीके से हुड़दंग जयकारा या किसी भी जय जयकार करने की आवश्यकता नहीं है। यहीं पर ये आंदोलन की समापन की जाती है। अभी आंदोलन की समापन की घोषणा किया जाएगा और शांति पूर्वक आप लोग जिस साधन से आए हैं उस साधन से शांति पूर्वक चले जाइएगा। और आप लोगों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके जो हिस्सा लिया, इसलिए आप लोगों को पुनः हम अपने संगठन की तरफ से, राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खूब धन्यवाद माननीय सिद्धांत मौर्य साहब, राष्ट्रीय प्रभारी भारतीय विद्यार्थी मोर्चा। सिद्धांत मौर्य सर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सिद्धांत मौर्य साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विद्यार्थियों का नेता कैसा हो? सिद्धांत मौर्य जैसा हो। विद्यार्थियों का नेता कैसा हो? सिद्धांत मौर्य जैसा हो। भारतीय विद्यार्थी मोर्चाचा विजय असो, भारतीय विद्यार्थी मोर्चाचा विजय असो, विजय असो। अरे बोल 50 या समारोपीय रॅलीचा समारोप करण्याकरिता, आजच्या रॅलीच्या समारोपीय कार्यक्रमाचा आभार प्रदर्शन करण्याकरिता मी आमंत्रित करतो माननीय अमोल सूर्यवंशी सर,